फीचर्स ऑफ मनी गौरी, फीचर्स ऑफ मनी। फिर देख मत, पलक हेल्प कर। डिविजिबिलिटी, ईशा हेल्प कर। फीचर्स ऑफ मनी, ईशा। खुशी हेल्प कर। फीचर्स ऑफ मनी, हाँ एक्सेप्टेबिलिटी, ओके। और डिविजिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट, हाँ स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, होमोजेनिटी, बोल। तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबिलिटी, ठीक है। और कोई पॉइंट्स लखोटिया जी, ट्राई कर। गलत होगा, जान देना, गलत से क्या डरना। कौन आवाज दिया? कॉग्निजिबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी, ओके। सारे पॉइंट्स बोल के बताएगी। मैं नाम भूल गया, नहीं मैं तेरा नाम भूल गया। माही, मारिया, ओके हाँ। डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी, परफेक्ट। सही जा रही है, डरती क्यों था? आ तो रहा है तेरे को। और सोच, देख भूमि हेल्प करेगी तेरे को अभी, करेगी करेगी, हेल्प करना। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। फ्रेंड तो हेल्प कर तो कर। ऐश्वर्य हेल्प कर। होमोजेनिटी, पोर्टेबिलिटी, याद आ रहा? स्टेबिलिटी, बोल बोल। स्टेबिलिटी आएगा पक्का, श्योर हो तुम? चलो ओसीएम पर आ जाओ। ईशा, खुशी, कैमॉन रखो फास्ट। चैप्टर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। उसमें स्टार्टिंग में क्या देखा था? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितने टाइप्स? सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितने टाइप? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितने टाइप? 3। कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। उसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया? बिजनेस पढ़ लिया और प्रोफेशन पढ़ लिया और कुछ नहीं पढ़ा। बिजनेस में क्या क्या है? फीचर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? दरवाजा बंद करते सिर्फ। फीचर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? क्या क्या फीचर्स ऑफ बिजनेस? 2 पार्टीज, क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव। तूने क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। और अनसर्टन इवेंट्स, अनसर्टन रिस्क, रिटर्न्स, ओके हाँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला मानसी? भूमि? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एलिमेंट ऑफ रिस्क, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कुछ है बिजनेस में? अब किस पे आए? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन? एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, परफेक्ट, क्या बात है। नेचर ऑफ वर्क, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। और कुछ? चलो बढ़िया।
नेक्स्ट पार्ट, बिजनेस पढ़ लिया, प्रोफेशन पढ़ लिया, अब क्या आ गया? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब करना। सर कहीं पर भी आपको जॉब करना है, इसका बोला जाता है कि आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, एंड एनी पर्सन हु इज अंडर एन एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज एन एम्प्लॉई। अरे मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा कि आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जो मेरा मालिक रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। तो इफ आई एम वर्किंग इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, तो टीसीएस इज माय एम्प्लॉयर एंड आई एम टीसीएस एम्प्लॉई। समझ में आया? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. There is an employer-employee relationship. Employer is the person who offers the work, and person who accepts the work is called the employee. Remuneration and terms and conditions are agreed by both of them. Remuneration का मतलब होता है आपको जो पैसा मिलता है. तो सर आपका मतलब सैलरी है. सैलरी रेम्यूनरेशन का एक छोटू सा पार्ट है. अब एक बात समझो, मैं जब न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था इन 2017, तो 2017 में मुझे मतलब मैं एक इंटरव्यू के लिए गया. मैं इंटरव्यू में बैठा, इंटरव्यू पे मुझे एक जॉब ऑफर मिला. दैट जॉब मतलब मेरा वो जो कंपनी था, उस कंपनी का नाम था ICICI सिक्योरिटीज. नाम सुना है कभी? ICICI बैंक सुना है? बैंक उसी की एक दूसरी कंपनी है सिक्योरिटीज, जो शेयर मार्केट से डील करती है सिक्योरिटीज. ठीक है. उन्होंने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया मुझसे. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो मेरे को ऐसा लगा कि हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी होता है जीवन में. इंटरव्यूअर है वो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं. सालों ने सब कुछ पूछ डाला. पसीने छूट गए मेरे तो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज. मेरे को नहीं लगा था सीए बनना इतना पाप हो सकता है. साला सीए नहीं बनता तो इसके सामने नहीं बैठना पड़ता. क्या फाड़ के इंटरव्यू लिया उसने. 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन बोल पाए होंगे. 4 में तो मैंने पूछ लिया. ऐसा सच में कुछ होता भी है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो मेरे सामने. अब उसमें ना एक ऑडिट का क्वेश्चन था. ऑडिट का मतलब होता है चेक करना. एक सीए क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है. उसने क्या बोला, एक बात बताओ, सपोज करो मैंने आपको एक ऑडिटर बनाया. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर वर्ड सुना है तुमने? ऑडिटर मतलब ऐसा इंसान जो बुक्स को चेक करता है कि कंपनी में सब सही चल रहा है गलत चल रहा है. तो मैंने आपको एक होटल का ऑडिटर बनाया. थैंक यू. बोले रुक, खुशी मत मना, बनाया नहीं, सुन. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके होटल में लॉस कहाँ पे हो रहा है. मैं बोला सर सिंपल है, पढ़ा है मैंने तो सब. क्या कहाँ लॉस होता है सर? आपने बराबर जो कैश वगैरह आया वो उसको बराबर अपने बैंक में डाला कि नहीं डाला, कि आपने पहले ही उड़ा दिया, ऐसा लॉस कर लो वैसा लॉस कर लो. बोले ना ना ऐसा मत बताओ, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो. सैंडविच बनता है रेस्टोरेंट में, होटल में सैंडविचेस बनते हैं, तो उसके लिए ब्रेड आते हैं. तो आपने एग्जाम्पल 10 ब्रेड लाए. आपको मेक श्योर करना है कि वो ब्रेड चोरी ना हो, तो आप क्या करोगे? ये तो बड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था. अभी सच में ऐसा होता है ना, कोई सैंडविच बनाता 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 खा गया, उसको कैसे रोकूं मैं? ना वो सैंडविच बनाया मैं उसको देखता रहूंगा ऐसा. खाया नहीं ना तूने, हाँ मैं ये पागलपन करते बैठा. बीइंग एन ऑडिटर उसको क्या ऐसे देखते रहूं मैं? मैं बोला ब्रेड को ताला लगा दो. अबे क्या जवाब ही नहीं मेरे पास, क्या बोलूं मैं? अब सच में बताओ तुम, ये तो चलो बड़ा चीज है. मैं तुमको बोलता हूं अगर तुम ड्राई फ्रूट वाले दुकान पर बैठे हो और मालिक नहीं है, वो बैठे बैठे 2-4 ड्राई फ्रूट खा गया, तुमको क्या मालूम पड़ेगा? आज 2 खाए, कल 2 खाया, कल और उसके 2-4 आए, तो इसके जगह पे ड्राई फ्रूट खा भाई, ये क्या कचरा खा रहा है. ऐसे कर करके आपके आदमी खाते गए, आपको कैसे पता चलेगा? हाँ कैमरा लगा दिया, चलो ठीक है, ओके. हाँ 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 अच्छा ओके. एंड व्हाट इफ अगर वो क्वालिटी ए ग्रेडेड क्वालिटी के थे, मैंने खा लिया. नहीं नहीं सुन तो सही, मैंने खा लिया. अब मेरे को अब बीइंग एन एम्प्लॉय पता है कि मैंने खा गया, तो मैं मार्केट में जाऊंगा सी ग्रेड क्वालिटी के लेकर आऊंगा, आके अगले दिन आके मिक्स कर दूंगा.
क्वांटिटी तो उतनी आ गई वापस। हाँ अरे वो तो महंगे वाले खा रहा है ना, सस्ते वाले डाल रहा है। 10 रुपए किलो की चीज डाल रहा है, 200 रुपए की किलो की चीज खा रहा है, तो 190 का तो फिर भी फायदा ही हो रहा है ना उसको। समझ में आया कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये? ऐसे ऐसे उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए और मेरे पसीने छोड़ गए। और साला जीवन का पहला ही इंटरव्यू दिया मैंने, करना नहीं था जॉब, बापू ने बोला था करके देखो मजा आएगा। बापू के अलग ही लॉजिक होते हैं अपने, करना नहीं है, कोई कोई जॉब करने की कोई इच्छा नहीं है ना कोई करने की जरूरत है, क्यों करना? तो भाई जाके देखो, तुमको अपनी नेटवर्थ मालूम पड़ेगी। मतलब हाँ ये लॉजिक सही कि भाई अपनी खुद की औकात कितनी है मार्केट में वो तो समझ में आवे कि साला सीए बनने के बाद में सीए की औकात कितनी है मालूम ही नहीं पड़ा, पता चला कोई 4 लाख रुपए दे रहा है, 4 साल इतने जिंदगी को बर्बाद करके क्या 4 लाख रुपए कमाऊंगा क्या? एटलीस्ट लेवल तो मालूम पड़ती है। तो मैं तो ये कंफर्म था कि भाई मेरे को तो ऐसे कोई कॉल आने वाला है नहीं। इतना घटिया इंटरव्यू दिया है कि सामने वाला मेरे को सीए को फोन कर, आईसीआई को फोन करके बोलेगा इसकी मेंबरशिप नंबर कैंसिल कर भाई, काय को सीए बनाया है इसको। इतना गंदा इंटरव्यू दिया। बट 4 दिन बाद उनका कॉल आया कि आप इस राउंड को क्लियर कर गए, आप पार्टनर्स राउंड के लिए आ जाइए और पार्टनर्स राउंड के बाद में आपकी सैलरी सॉरी आपका रेम्यूनरेशन डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ये सब मैं बात क्यों लेकर आ रहा हूँ, तुमको एक पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ। तो रेम्यूनरेशन का मतलब तुम्हारे दिमाग में होगा सैलरी डिस्कस करना। मैं वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हमको आपका समझ में आया, आपका काम जो रहेगा वो ये सारा काम रहेगा, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपका ऑफिस टाइमिंग ये रहेगा, ऑफिस लोकेशन आपका नवी मुंबई रहेगा, ये सारा लोकेशन है। मतलब ठीक है ओके ऑल इज़ गुड। तो बोले सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलरी डिस्कस करते टाइम उन्होंने क्या बताया कि आपको इतना मिलेगा। कैलकुलेशन इजी कर लेते थोड़ा। आपको कितना मिलेगा, इसको रीड कैसे करते हैं? 12 लाख पर एनम, मतलब साल का 12 लाख रुपया मिलेगा। अब महीने का कितना हुआ? कितना मजा आया सोचने में, मैं भी सच सोचता था। बाद में जब उन्होंने डिटेल दिया ना मुझे, तब उन्होंने बताया कितना आना चाहिए था महीने का। मेरे हाथ में कितना आने वाला था मालूम है क्या? 67,000 पर मंथ। बिकॉज ये जो 12 लाख रुपया था ना, दिस वॉज नॉट माई सैलरी, दिस वॉज माई रेम्यूनरेशन। एंड दिस इज माई सैलरी। सर ये मतलब सैलरी और रेम्यूनरेशन अलग होता है, आज मालूम पड़ा। हाँ 12 लाख रुपए में मेरा बेसिक सैलरी भी था, मेरा डियरनेस अलाउंस करके एक होता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब है कि आप तो अमरावती से हो, आप मुंबई में आके रह रहे हो, मतलब आपको यहाँ पर रेंट पे लेना पड़ेगा, यहाँ की महंगाई का खर्चा होगा, वहाँ पे दूध 40 रुपये लीटर मिलता होगा, यहाँ पे 60 रुपये लीटर मिलता है। बट ऑफ कोर्स सिटी चेंज होगी तो रेट चेंज हो जाएगी। तो ये महंगाई को कर्ब करने के लिए, इस महंगाई को सेट ऑफ करने के लिए हम आपको डियरनेस अलाउंस देते हैं, उसको बोलते हैं महंगाई बट्टा, हिंदी में उसको बोलते हैं महंगाई बट्टा। तो वो भी मेरे 12 लाख में इंक्लूडेड था। वो क्या मेरी इनकम थी क्या? अरे एक्चुअली खर्चा ज़्यादा होने वाला था मेरे को। तो इसके अलावा मुझे मिलने वाला था लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट एक होता है, ग्रेचुटी एक होता है, पेंशन एक होता है, पीपीएफ एक होता है। ये सारा खर्चा मिलाकर कंपनी मुझे 12 लाख रुपए साल का देने वाली थी। बट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कितना होने वाला था? 67,000। समझ में आया? तो जब भी कोई आप जॉब कर रहा है ये सुनोगे तो हमेशा जरूरी नहीं कि आप उसको सैलरी बोलोगे तो इसका मतलब वो ये बताएगा ये बताएगा। टोटल सैलरी को वर्ड लिया जाता है रेम्यूनरेशन। लॉजिक समझ में आया? उसको बोला जाता है रेम्यूनरेशन। चलो, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑन कंडीशंस आर अग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। बट ऑफ कोर्स है, मतलब उसने कोई डायरेक्ट 15 लाख का जॉब ऑफर किया नहीं था मेरे को। उसने शुरू किया था 11 लाख रुपए देंगे हम आपको। मैं बोला सर 11 लाख तो बहुत कम होता है, मेरे पास में ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑफर पड़ा है, दे आर पेइंग मी 14 लाख रुपीज़। भाटा, पहला तो इंटरव्यू दिया मैंने, वो कोई 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 लॉजिक नहीं, कोई नहीं था मेरे पास। मैं बोले बोलने में क्या जाता, नहीं देंगे जॉब, मेरे को क्या लेना देना, मत दे। तो बोले नहीं सर हम आपको 14 तो नहीं दे पाएंगे। मैं बोला ओके मत दो।
मन में बोल रहा था प्लीज दे दो, क्योंकि आइडियली कोई जॉब ऑफर है नहीं मेरे पास में। क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, मतलब आईसीआई का जो कैंपस है वहां पर जाओ आप, अलग अलग कंपनीज होती है, वहां पे जाके इंटरव्यू दो। मेरे को इतनी भूख लगी कि मैंने एक इंटरव्यू के बाद में पसीना आ गया, मैं बाहर आ गया, खाना खा के बैठ गया, वो बंद हो गया। उसके बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे पाया। खाते बैठ गया तो बैठ गया खाते खाते, उठा ही नहीं वहां से। तो मैं बोला आइडियली तो कोई जॉब इंटरव्यू है नहीं, फिर भी हमने नेगोशिएट किया और फाइनली हम लैंड हुए 15 lakhs पर एनम पर। समझ में आया? तो एम्प्लॉयमेंट में यही होता है, टर्म्स और कंडीशन जो होता है वो बोथ ऑफ देम अग्री करते हैं, उसके बाद में ही डिसाइड होता है। चलो फीचर्स, हाँ भूमि रीड करना फीचर्स। हाँ भूमि एक ही तो है। एम्प्लॉयज एंड दी एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मोटो क्या होता है, सबसे बड़ा एम क्या होता है कि मैं अपने लिए भी अर्न करूं और अपने एम्प्लॉयज के लिए भी अर्न करूं। ठीक है। सेकंड क्वालिफिकेशन। सर जॉब करने के लिए थोड़े क्वालिफिकेशन होता है, कोई भी इंसान जॉब करता है, हाउसमेट आती है वो जॉब करती है, वो जॉब नहीं करती है। मैंने इसके पहले ही बताया था, जो भी अनएम्प्लॉयड इंसान आपके पास में जॉब करे वो लेबर होता है, उसको मिलने वाला सैलरी नहीं होता है, उसको वेजेस मिलते हैं। मतलब पढ़े लिखे इंसान को ही हम एम्प्लॉय बोलेंगे। पढ़ा लिखा है मतलब क्वालिफिकेशन को ही तो पढ़ाई लिखाई बोलते हैं। तो जॉब करने के लिए आपको क्या लगता है? क्वालिफिकेशन। ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। द जॉब कैन बी स्किल्ड और कैन बी अनस्किल्ड। ए जॉब स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या होता है बे? ऐसा जॉब जिसमें आपकी स्किल यूटिलाइज होवे और ऐसा जॉब जिसमें आपकी स्किल यूटिलाइज ना होवे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई मुझे बोलता है कि आप है ना हमारे ये इवेंट इसको थोड़ा मैनेज कर लो। अब क्या हमको क्या मैनेजमेंट सिखाया था क्या सीए के अंदर? ये मेरे लिए अनस्किल्ड है, इसमें मेरी कोई स्किल, मेरी सीए की कोई स्किल यूटिलाइज नहीं हो रही है। हाँ कोई मेरे को बोलता है इनकम टैक्स का काम करो, इसमें मेरी स्किल यूटिलाइज हो रही है। कोई मेरे को बोलता है जीएसटी का काम करो, मेरी स्किल यूटिलाइज हो रही है। कोई बोलता है ऑडिट का काम करो, उसमें स्किल यूटिलाइज कर रही है। कोई बोलता है अकाउंट्स करके दो, स्किल यूटिलाइज हो रही है। बट अगर मुझे ये सेटअप क्रिएट करना है, ये सीए में मेरे को बताया कि ट्यूबलाइट कितनी लगाते हैं और पैनल कौन सा लगाया जाता है, इट इज माई अनस्किल्ड वर्क। ठीक है। तो जॉब में कुछ भी हो सकता है, स्किल भी हो सकता है, अनस्किल भी हो सकता है। जब तुम आर्टिकलशिप में जाओगे सीए करने के बाद में, तब तुमको पता चलेगा तुम्हारा सबसे मेजर काम क्या होता है। क्या होता है आर्टिकल्स का सबसे मेजर काम? जेरोक्स निकालना और चाय बनाना। यूल गेट टू यूज टू इट। आर्टिकल हमने 3 साल की आर्टिकलशिप में से 1.5 साल तो सिर्फ स्कैनिंग और प्रिंटिंग ही किया है। मैंने दुनिया का हर आर्टिकल, अगर कोई घर में सीए कर रहा होगा या कर चुका होगा, उसको भी पूछना तुमने क्या किया आर्टिकलशिप में, वो बोलेगा आर्टिकलशिप से बड़ा दुनिया में कोई सबसे बड़ा टाइम पास कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें काम करते हो तुम लोग, बट काम करोगे 3 घंटा, 4 घंटा तो जेरोक्स निकालोगे, प्रिंट निकालोगे, स्कैन करोगे, तुम्हारी काम रिलेटेड रहेगा वो। बट है उसमें क्या स्किल लगती क्या? ओ माय गॉड मैंने डिग्री लिया काय में? जेरोक्स निकालने में। अनस्किल्ड वर्क कर रहे हो तुम। ठीक है। For skilled job, some specific qualifications are required. Example, job of a nurse, but no specific qualification for unskilled job is necessary. Example, office boy. Office boy होने के लिए क्या डिग्री चाहिए? नहीं नहीं, जब तक आप ये डिग्री नहीं लोगे तब तक आप ऑफिस बॉय नहीं बन सकते। अबे ऑफिस बॉय डिग्री नहीं है इसलिए वो ऑफिस बॉय बन रहा है, डिग्री होती तो कहीं ना कहीं जॉब करता। थर्ड इज मॉनिटरी रिटर्न्स। सर मुझे पैसों से मतलब है, पैसा कमा रहा हूँ मैं। ठीक है भूमि कंटिन्यू। Monetary returns, financial return, completion of work, perfect, decided, अपॉइंटमेंट। बट ऑफ कोर्स वेजेस पहले डिसाइड हो जाएगी। अरे नहीं ना, वेजेस तो पहले डिसाइड होंगी ना। तेरे घर पे कोई काम वाली बाई काम करना ही, तो तू क्या करती है? महीने के एंड में बोलती है देखो माउशी मैं 300 रुपया देगी, 300 से ज्यादा मांगने का नहीं। माउशी वही झाड़ू उठा के वहीं पे ठोक डालेगी तुमको। अब पागल है कि 1 महीना काम किया पूरे दिन तो उनका 300 रुपये दो। हट, पहले बोलती तो मैं काम ही नहीं करती। पहले बात करने का, ऐसे बात पहले बाद में, ऐसे तुम बाद में ऐसे मुंह करते मैं काम नहीं करेगी तुम्हारे यहाँ पे। पहले बात करेगा तो मैं काम करेगी। तो वेजेस तो पहले डिसाइड करोगे ना, कि काम करने के बाद बोलोगे आप बता कितने दूं? नहीं ना 2000 ज़्यादा होते ना, कम करना, 150 दूं 150।
ऐसा नहीं हो सकता ना, पहले डिसाइड करके रखोगे ना। तो वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। डेली वेजेस भी होते? क्या बात कर रहे हो, किसको देते हो तुम डेली वेजेस? हाँ, हाउसमेड? नहीं, डेली वेजेस थोड़ी देते रहे उसको, मतलब रोज तेरे से 10 100 रुपए की कैश लेकर जाती है। हाँ ना, लेबर की बात कर रहा हूँ, जो घर पे काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा वाले। तो अच्छा, कंस्ट्रक्शन वाले मजदूर, परफेक्ट। कंस्ट्रक्शन वाले मजदूर जो होते हैं वो डेली वेजेस पर काम करते हैं, इसीलिए हमेशा देखना संडे को उनका पेमेंट का दिन होता है। संडे या फ्राइडे, दोनों में से कोई एक दिन होता है उनका, डिपेंड करता है आपका लेबर का टीम कैसा है। जिस दिन तुमने पगार दिया अगले दिन छुट्टी कर लेना मार्क। जिस दिन तुमने पगार दिया अगले दिन छुट्टी, क्योंकि उस दिन तो दावत है। जिस दिन तुम पगार दोगे ना अगले दिन आदमी काम करने का आता ही नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है कौन से अंबा नाले में है या कौन से वाले नाले में पड़ा है। तो इसलिए इंडिया, और एक्चुअली क्यों होता है ऐसा, इंडिया में किसी को काम करने की मजा ही नहीं आती। ऑन एन एवरेज तुम्हारे घर में जो भी काम वाली भाई काम करने आती होगी वो 4,000 5,000 रुपये महीना लेती होगी, आइडियली इतना लेती है, नहीं इससे ज़्यादा लेती है, बहुत ही अमीर है, कम लेती है, हाँ कम ले सकती होंगी। डेली वेजेस वालों का जो रेट होता है ना वो होता है 700 से 800 रुपये दिन, अब ऐसा हो गया है। तो मतलब मैं बोलता हूँ 700 रुपये दिन, उसने अगर 10 दिन भी काम किया तो कितने रुपए मिल गए उसको? है 700 दिन का मिल रहा है, 7,000। 10 दिन काम किया ना, 700 रुपये रोज काम कर रहा है, 10 दिन काम किया 7,000 रुपये मिल गया। 10 दिन में महीने भर का काम हो गया इसका। अब बचे हुए दिन पर देसी 4 बोतल वोडका, काम मेरा हर 2 घंटे का, ये 2 घंटे में खत्म कर देगा ये तो पट्टा। दारू इतना बड़ा नशा है कि साला को इंसान काम ही नहीं करने को देखता है। तो यहां पर इनके ये डेली वेजेस पर है, नहीं तो हफ्ते हफ्ते के वेजेस होते। जो लेडीज होती है, जो लेबर वर्कर्स जो होते हैं, उसकी जो लेडीज होती है वो महीने के महीने, सॉरी हफ्ते के हफ्ते पैसा उठाती है, वो दिन का नहीं उठाती पैसा, क्योंकि उसको पता है मैं लेकर जाऊंगा बेवड़ा पीकर लुढ़क जाएगा। तुमने देखा होगा घर में काम वाली भाई हमेशा एक चीज के लिए रोती होगी, मेरे पति ने मेरे को बहुत मारा, दारू पी के आया था उसने मेरे बेटी को बहुत मारा, मेरे को बहुत मारा, इधर लग गई इधर लग गई, बोलती होगी 200% बोलती होगी, क्योंकि हर बेवड़ा अपने आके घर पे बीवी को मारता है। और बीवी को क्यों मारता है? क्योंकि मैंने उसको पैसा देने से मना कर दिया। बैठना कभी अपने काम वाली बाई के साथ में ऐसा बोलना, बताओ जीवन में क्या चल रहा है, वो बताएगी तुमको, डिस्कस करेगी अपने लाइफ का इनसाइट। ऐसा ही होता है, समझ में आया? तो आइदर wages have been paid daily or wages have been paid weekly, but salary is always paid monthly. salary हमेशा monthly ही पे होता है। along with salary other benefits like bonus, बोनस मिलता है ना, दिवाली बोनस, दशहरा बोनस, क्रिसमस बोनस, सैलरीज में होता है ये। हम हमारे वेजेस वर्कर्स को एक ही बोनस देते हैं, दिवाली बोनस। कभी कभी गुड़ी पाड़वा का भी देते हैं, भाई गुड़ी पाड़वा एक न्यू ईयर माना जाता है इन मराठी, इन महाराष्ट्रियंस, तो भाई वो भी एक न्यू ईयर है, इसलिए चलो हम उसमें भी आपको बोनस देते थे। बट जनरली दिवाली तो होता ही होता है, फिक्स होता है दिवाली पर बोनस देना। क्वार्टर टू स्टे, क्वार्टर टू स्टे, क्वार्टर मिलेगा। और सही में यही मोटिवेशन होता है। मेरा जब घर बन रहा था ना 2016 में, तो 2016 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको इसी की आती थी कि साले लेबर नहीं मिलते थे। तो हमारा जो ठेकेदार था, ठेकेदार मतलब ऐसा इंसान जो लेबर्स लेकर आता है, वो हर बार ये चिल्लाता था। हम उसको बोलते थे भाई लेबर बढ़ा, काम जल्दी कर, साले ओपनिंग की डेट हमने डिसाइड करके रखी, इतना स्लो काम करेगा तो मैं इंटीरियर कब करूंगा, फर्नीचर कब करूंगा, काम कब खत्म होगा। तो बोलते भैया लेबर ही नहीं मिलते। तो उसने आखिर में क्या किया, तंग आके, सही में बोल रहा हूँ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होगा तो पूछ लेना। उसने क्या किया, जवाहर गेट गया, जवाहर गेट पे जाके बोला जो भी काम करने के लिए आएगा और 5 दिन लगातार काम करेगा, रेट कितना बोला मैंने पर डे का, उसको 500 रुपया रोज का मिलेगा और 1 बॉटल रोज की मिलेगी। मुझे 5 ही लेबर चाहिए थे, अगले दिन 11 लेबर आए मेरे पास में, एक ही हफ्ते के लिए आए, क्योंकि उनको उनकी बॉटलें मिल गई, फिर वो चले गए अपने अपने रास्ते, बट आए तो सही। मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन इंडिया में लेबर्स का क्या है? कुछ नहीं चाहिए, निर्वाणा प्राप्त होता है हमको इससे, आप दे दो बस,
समझ में आया? तो क्वार्टर टू स्टे का मतलब सच में ये क्वार्टर नहीं है, अरे हाउस क्वार्टर्स, रहने की जगह। तो बहुत सारे जगहों पर आपको रहने की जगह भी मिलती है, जैसे पोटे कॉलेज के वहाँ पे पोटे कॉलेज के खुद के क्वार्टर्स है, रहने की जगह क्वार्टर्स। सालो पोटे कॉलेज भी नहीं मालूम क्या? तो वहां पर उन्हीं के पीछे उनके क्वार्टर्स है, पुलिस हेड क्वार्टर्स, तो वहां पे उनके फैमिली को रहने के हेड क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। सब्सिडाइज फूड्स इन कैंटीन एटसेट्रा, सब्सिडाइज फूड्स भी मिलते हैं कैंटीन में। एनसीसी कैंटीन, एनसीसी कैंटीन, कोई तुम्हारा दोस्त कभी एनसीसी में नहीं था क्या? या खुद तुम कभी एनसीसी में थे क्या? एनसीसी के कैंटीन में चीजें सस्ती मिलती है, देखा कि तुमने? अगर मैगी बाहर 50 रुपए की होती होगी तो एनसीसी कैंटीन में 30 रुपए की मिलेगी। बाहर कैंटीन में बाहर में 70 की मिलेगी तो एनसीसी कैंटीन में 30 की मिलेगी। इसलिए दोस्त बोलते थे वो एनसीसी में, अरे तू मेरा दोस्त है, सुनना 2 पैकेट लाना ना क्या मैगी के, मैं तेरे को पैसा दूंगा। ऐसा ही होता था, सब्सिडाइज रेट्स मिलते हैं। या फिर राशन की दुकान, राशन वहां पे सब्सिडाइज रेट्स में मिलता है। फोर्थ इज कैपिटल, कैपिटल सर जॉब करने को कितना कैपिटल लगेगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2000, 3000। अबे जॉब करने को कैपिटल थोड़ी लगता है, जॉब करने पे पैसा मिलता है, उसको लगाना थोड़ी पड़ता है पैसा कुछ, तो कैपिटल लगता है क्या कुछ? नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। फिफ्थ इज रजिस्ट्रेशन, सर आपको जॉब करना है, आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास अपने आप को जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। हट, जॉब करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगता रहता। No registration is required. Every employee has to follow rules and regulations mentioned in the terms and condition of the employment contract. जो employment में लिखा है वो आपको rules regulations को बस follow कर लेना है। Sixth is non transferability. ये तुम्हारे काम वाली बाई जैसा काम नहीं होता कि देखो भैया मैं ना 4 दिन के लिए नहीं आने वाली हूँ, मेरे जगह पे ना मैं दूसरी बाई लगा कर जाती हूँ, हम एक बार का एक्सेप्ट कर लेंगे। सोचो ना मुकेश अंबानी के वहाँ पे एक मैनेजर है, वो बोलता है, मैनेजर बोलता है सर मैं ना अभी आने नहीं वाला हूँ 1 हफ्ते के लिए, मैं एक काम करता हूँ मेरे जगह पे रुद्रेश पोलगे को लगा के देता हूँ। अबे उसको मालूम थोड़ी है क्या करना है, ऐसे कैसे ट्रांसफर कर रहा है तू? तो क्या आप अपना जॉब किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर इज नो, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर जॉब। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इफ अ टीचर रिटायर्स देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और द डॉटर। सोचो मैं मेरे भतीजे को बुला लूँ जो डीपीएस में है, सीनियर केजी में, और उसको बोलूँ बड़ा बेटा सीए फाउंडेशन बड़ा मनी पड़ा, वो तोतला क्या बोलेगा? तुम तो थम देगा भी क्या? कैन आई ट्रांसफर दिस? आई कैन नॉट ट्रांसफर दिस। ना ही मैं प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकता हूँ, ना ही मैं एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं बिजनेस एक बार का ट्रांसफर कर सकता हूँ कि मेरे जगह पे मेरा बेटा बैठेगा आपसे, यू कैन ट्रांसफर, बट ऑफकोर्स वो अगर कॉम्पिटेंट रहा तो बैठ पाएगा। Seventh is nature of work. Every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. आपका जॉब कैसा है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका जॉब है मार्केटिंग वाला तो आपको बाहर घूमना पड़ेगा। आपका जॉब है अकाउंटिंग वाला तो आप एसी केबिन में बैठे रहोगे। आपका जॉब है झाड़ू पोछे का तो आपको मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। और आपका काम है कि झाड़ू पोछे करने वालों पर नजर रखना है तो आपका काम नॉर्मल रहेगा। तो नेचर ऑफ जॉब किस पे डिपेंड करेगा कि आपका एक्चुअली वर्क क्या है। समझ में आया? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ के दो। ऑनलाइन वालों पढ़ रहे हो ना तुम लोग? ईशा, खुशी, तुम्हारा नाम और नंबर लिख देना इस पर। बाद में मैं तुमको जब बोलूँगा तब तुम्हारे मोबाइल पे iOS या एंड्रॉयड जो भी हो चलेगा, आरजी क्लासेस ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। तो ये जो भी लेक्चर्स है तुमको उसी ऐप पर मिल जाएंगे सारे। डेली लेक्चर्स उसी पे अपडेट होते जाएंगे जो लेक्चर में। लेकिन जस्ट बिकॉज वो लेक्चर अपडेट हो रहा है दैट डजंट मीन कि तुम एब्सेंट रहो। वो लेक्चर्स इसीलिए अपडेट करता हूँ कि कल जाके अगर ऐश्वर्या बोलेगी कि सर मेरे को चैप्टर नंबर 1 तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं टेस्ट कैसे दूँ? तो टेस्ट तो देना कंपलसरी है। याद नहीं आ रहा है तो जिस लेक्चर में तुम बैठे हो वही लेक्चर, ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होकर तुम्हारे ऐप पर आएगा। तो जाओ ऐप पे लेक्चर देख लो, सारा रिवाइज हो जाएगा, स्पीड बढ़ा के देख लो जैसा भी देखना है और टेस्ट दो। ठीक है, इधर देना। चलो पढ़ के दो फटाफट।
बिजनेस ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँ ना? हाँ, बस एक छोटा सा पार्ट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, वो पढ़ा के स्टॉप कर दूँगा। चलो डन हुआ, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब है सर आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो या आप जब भी कोई प्रोफेशन कर रहे हो तो उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप क्यों कर रहे हो। प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना। सबसे प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव हर इंसान का ये होता है, पैसा कमाना। अब कितना कमाना कितना नहीं कमाना, नीति से कमाना अनीति से कमाना अलग बात होती है। जैसे डॉक्टर्स पैसा कैसे कमाते हैं? पेशेंट्स को ठीक करके, पेशेंट्स का रिपेयर मेंटेनेंस करके, ये एक टाइप है। रिपेयरिंग करके पेशेंट्स का, ये एक टाइप है, ये जनरल है। कोई प्रॉब्लम है तुमको, सर पैसा कमा रहे तो हेल्प भी तो कर रहे। एक और अल्टरनेटिव है पैसा कमाने का, डॉक्टर्स का, किडनी बेच दो। ऑपरेशन करने आया था, बाईपास करना था, मैंने छाती खोली, खोली रहते तो पूरा पेट तक खोल दिया, एक हाथ किडनी निकाल ली, अब उसको बेच दिया, 40 लाख 50 लाख में बिकती है किडनी। हाँ तो सस्ती होती है क्या तुम्हारी किडनी? और इतनी सी हो कि इतनी बड़ी हो, सब उतनी मस्त अमाउंट में बिकती है। अरे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं पता तुमको? तुम कौन से पिक्चर देखते रहे? प्रेम रतन धन पायो, सनम रे झूठ मत बोलो, कितनी सारी मूवीज होती है जिसमें बताते हैं ना कि डॉक्टर्स ने अपने जो आपके अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसको उसका स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। ये बहुत पैसा कमाते हैं इससे लोग, इसलिए जनरली लोग नए डॉक्टर्स के पास जाने को डरते हैं ऑपरेशन के लिए। पर्टिकुलरली ऐसे सर्दी खांसी के लिए ओके, बट ऑपरेशन करने के लिए बहुत डरते हैं लोग, और जनरली ये बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को ऐसे डर लगता है कि साला पता नहीं, हाँ ठीक तो हो गया, सब सही है ना, हाँ हाँ सब नॉर्मल है, समझ में आया? तो अब डॉक्टर्स के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो ढंग से पैसा कमा सकते हैं या तो वो गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीए का, सही तरीका था क्या वो एक्चुअल में? दैट वाज 100% मतलब कोई लेजिटिमेट चीज नहीं थी, वो अनएथिकल प्रैक्टिस थी। वो करते हैं बट सी, वो जो प्रीति जिंटा वाला एग्जांपल बताया था मैंने, करते हैं बट प्रैक्टिस, बट अब आपके पास में ऑप्शन है। सोचिए प्रीति जिंटा थी, ठीक है, ऐसे किसी ने गरीब को लूट लिया तो सीए की तो आजकल फीस इतनी कम होती है कि कोई लूटने वाली कोई बात नहीं होती कि भाई आप इनकम टैक्स का रिटर्न 1000 रुपये, 1000 रुपये किसके लिए बहुत बड़े नहीं हो सकते कभी, साल के 1000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है क्या? साल का 1000 रुपये, अरे कितना भी गरीब हो, साल का 1000 बहुत बड़ी बात नहीं यार, उससे ज्यादा महंगा तो जेब में फोन होता है यार आजकल। बट डॉक्टर्स, कल को अगर कोविड में क्या हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसका एमआरपी 1200-1500 रुपए था, 30-30 हजार रुपए में बिक रहा था। मेरा एक फ्रेंड है हार्दिक करके, जो सूरत का है, हम उसको बागा बोलते हैं, उसके पापा को हुआ था कोरोना, तो उसके पापा को चाहिए था रेमडेसिविर इंजेक्शन, वहां पर कहीं पर अवेलेबल नहीं था, यहाँ से भिजवाया उसको। कितने का कॉस्ट था यहाँ पे? 33,000 रुपीज का। मैं बोला पागल है क्या, 33,000 नहीं कम कर, तो फाइनली उसने 30,000 रुपए में किया। बट 30,000 का इंजेक्शन था ही नहीं वो इंजेक्शन 30,000 का, आपने मजबूरी का फायदा उठाया। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव्स, पहला तो होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, इसको मैं बोलूंगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक में आइडियली आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने सही तरीके से पैसा कमाओ। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव, कि समाज के लिए आपको कुछ करना है, इस सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर फॉर अ बिजनेस? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक मत बोलना, सेकंड इज सोशल। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला है हमारा अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है सर हमें न्यू कस्टमर्स सर्च करना है। लोग डिस्काउंट्स देते हैं, अलग अलग सर्विसेज देते हैं, अलग अलग आपको ऑफर्स देते हैं, वो क्यों देते हैं? पैसा कमाना है सर, पैसा तो कमाना है, बट हमको नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना है। आज से 2 साल पहले तक तुमको पता है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का आता था? 499, 199 अभी है। पहले का सब्सक्रिप्शन होता था 499 और 599, एचडी में लेना है तो 599 आपको पे करना पड़ता था। अब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इज 199 रुपीज। तो सर 499 टू नहीं 199, ऐसा भी है क्या? ये नहीं मालूम मेरे को। ओह स्मार्ट बिजनेस, अच्छा हाँ राइट ओके। तो अभी एज ऑफ नाउ 199 का है, करेक्ट? तो वो भी अभी अभी हुआ शायद, क्योंकि आज से 4-5 महीने पहले तक तो मेरा अकाउंट 4-10-15 लोग यूज करते थे साले,
उल्टा मैं यूज करता था तो मेरे को आ जाता था समवन हैज लॉग्ड इनटू योर अकाउंट और मेरी स्क्रीन बंद कर देता था, क्योंकि वो कोई और कुछ देखते रहता था, सिंगल वाला था ना मेरा। तो अब तो तुम बोल रहे हो कि पासवर्ड ले ही नहीं सकता वो, चेंज शुरू ही नहीं कर सकता, ओके। बट 499 से 199 जब वो आया, तुमको लगता है उसका प्रॉफिट बड़ा होगा या कम हुआ होगा? बड़ा कैसे? अरे पैसा कम हो गया ना सर। 200 रुपए एक बार का हर इंसान अफोर्ड कर लेगा, 600 रुपए हर इंसान रोज का मतलब महीने का अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव था नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। मुझे एक बात बताओ, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज मतलब अकाउंट तो होगा, इनएक्टिव पड़ा होगा, नहीं यूज करते होंगे। व्हाट्सएप यूज करते हो? कोई गरीब है यहाँ पे जिसको पता ही नहीं है व्हाट्सएप क्या है, या उसके पास में व्हाट्सएप ही नहीं है? सबके पास है। अच्छा, कितने रुपए दिए तुमने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को? तो वो कंपनी रन कैसे हो रही है फिर? कितने लोग एड्स देते होंगे? हमेशा याद रखना, इन टुडेज वर्ल्ड इफ नोबडी इज चार्जिंग यू फॉर देयर प्रोडक्ट, देन अंडरस्टैंड यू आर देयर प्रोडक्ट। आपकी डिटेल्स लेकर ही वो सारी कंपनीज को बेच रहे हैं। आप कुछ भी बात करते हो, आप एग्जांपल शॉपिंग की बात करते हो और शॉपिंग में बैग शॉपिंग की बात करते हो, वेट करना 2-3 घंटे बाद या एक दिन बाद में आपको शॉपिंग की एड्स आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैग्स की एड आना शुरू हो जाएगी। मैं तुमको बता दूं, हम जो बात कर रहे हैं हमारा फोन कॉन्वर्जेशन सुनता है। हाँ, सुनने में इतना ही स्कैरी है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट है वो। गूगल पर चले जाओ, मेरा अगर नेट चालू होता तो मैं बता देता तुमको। ये तो ऑफलाइन ही है, अलग जबरदस्ती मस्ती। नेट चालू नहीं बोलता, नेट नहीं है। फोन तुम्हारी बात को सुनता है, हाँ नहीं वो भी बंद हो जाएगा, हाँ वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो फोन आपकी बात को सुन रहा है, आप जो भी कॉन्वर्जेशन लेते हो सुनते हो, वो सुन रहा है, और वो सुन के आपको वैसे वैसे मैसेज के पॉपअप्स देता है। इफ समवन इज चार्जिंग यू 0 फॉर देयर प्रोडक्ट, यू आर देयर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो इनको क्या चाहिए कि हम नए नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करें। थर्ड इज इनोवेशन। कल एप्पल के बारे में बात किया था, उसका मोटो क्या था? पैसा कमाना। सर पैसा तो कमाएंगे, पहले इनोवेट करेंगे, नई चीज बनाएंगे, उसके बाद में हम आगे का बात करेंगे। एंड फोर्थ इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। इसको कुछ और भी वर्ड लिखाया था मैंने डे 1 पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अवेलेबल चीजों से आप सबसे बेस्ट यूज करो, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आया? क्लियर है? ये हो गए मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा कुछ है मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर मैं चाहता हूं भले पैसा कम में रहो, ज्यादा रहो, कुछ भी रहो, बट आई विल सर्व द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन दिस मार्केट। ये मेरा सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। जैसे हर कंपनी का एक मोटो होता है। व्हाट डज कोको कोला कंपनी डज? कोको कोला, हाँ, अच्छी कोल्ड ड्रिंक बनाने की कोशिश, बेस्ट बनाने की कोशिश, और ना MBA के केस स्टडी में है ये। व्हाट डज कोको कोला कंपनी डज? उसका आंसर है इट सेल्स हैप्पीनेस। ये उस कंपनी का मोटो है। एक ब्यूटी पार्लर के सामने लिखा होता है, डू नॉट विसल एट एनी गर्ल फॉलोइंग, शी माइट बी योर ग्रैंड मदर। डो नॉट विसल ऑन एनी गर्ल यू सी, शी माइट बी योर ग्रैंड मदर। हमारा मोटो है कि हम किसी भी एज की औरत को, औरत ही बोल सकेंगे, और एज बोल रहा हूं मैं, किसी भी एज की लड़की या औरत को इतना सुंदर बनाएंगे कि उसकी एज समझ में नहीं आएगी। ये उस कंपनी का मोटो हो गया। टर्बो फ्यूल्स कंपनी, टर्बो फ्यूल्स पेट्रोल फ्यूल जो होता है जब प्लेन में जाता है उसको टर्बो फ्यूल्स बोलते हैं। टर्बो फ्यूल्स कंपनी का एक टैगलाइन है, आर ग्राउंड वर्क मेक यू फ्लाई हाई। हम जो ग्राउंड पे काम करते हैं, हम जो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, इससे आप आसमान में उड़ते हो, विच इज राइट। समझ में आया क्या? तो ये कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमें पैसा कमाना है, बट सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमको इतना क्वालिटी प्रोडक्ट देना है कि अगली बार से कस्टमर फिर से हमारा ही प्रोडक्ट मांगे। लॉजिक समझ में आया? बी अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर हम किसी भी टाइप का गलत मार्केटिंग, गलत चीजें हमको नहीं करना है। जैसे
केस हुआ इस पर, फेयर एंड लवली जो हो गया ग्लो एंड लवली, 21 दिन में गोरापन पाइए वरना पैसे वापस, ऐसा वो ऐसा ऐड आता है जिसमें चांद की तरह ऐसे उसके चेहरे चेंज होते जाते हैं। काली काली काली, थोड़ी काली, थोड़ी काली, गोरी गोरी, थोड़ी गोरी, थोड़ी गोरी, थोड़ी गोरी, थोड़ी गोरी, बहुत गोरी, बहुत गोरी, बहुत गोरी, गोरी, लाइट की जरूरत ही नहीं, इसका चेहरा काफ़ी है। ऐसा गोरे से ऐसा, सॉरी काले से ऐसा गोरा बना देते उसको। और ऐड क्या बताते, मैं जब काली थी तब मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, फिर जैसे ही मैंने 15 दिन 21 दिन का चैलेंज लिया अब मुझे जॉब मिलने लग गया। ऐड देखा है ऐसा? वो कपड़े मैले रहते, वो वॉशिंग की कोई तो भी ऐड है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। कपड़े मैले होते तब उसको जॉब नहीं लगती है, जब ऐसे कपड़े उसके सफ़ेद हो जाते तब उसकी जॉब लग जाती है। तो काली चीज़ें खराब होती है, गोरी चीज़ें अच्छी होती है। ये सोसाइटी पे मैसेज जाता है। जैसे एक इंसान रहता है जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते रहता है, तो अपनी स्किन वैसा दिखता है, ओ माय गॉड मेरी स्किन तो कितनी ड्राई है। फिर अगले दिन वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा के आता है तो ऐसा ऐसा लगाता है और फिर वो नोट गिनना चालू करता है, ऐसी एड्स आती है। इसका मतलब है कि आपकी स्किन बहुत ख़राब है तो आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करिए, जब तक आपकी स्किन ख़राब रहेगी आपके बच्चे भी आपके पास में नहीं आएंगे। पहले मैं बहुत छोटा था, मुझे लोग बहुत चिढ़ाते थे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, एंडोरामास। नहीं एंडोरामास, ऐसा कांडा था मैं पहले, कोई मेरे से बात नहीं करता था, अब मैं बल्कि हो गया हूँ, एंडोरामास। एक इंसान है जो थोड़ा उसको थोड़ा एजेड बताया जाता है, वो एक लड़की से बात करता है, अब लड़की रहती है, वो लड़की एक लड़की से बात करती है जो यंग होती है और बोलती है हमारे भी ऐसे अच्छे दिन थे जवानी में, तुम तो कितनी यंग, और पीछे से एक बच्ची भाग के आती है, मम्मी मम्मी, बोले संतूर। बच्चों का एग्ज़ाम्स होता है या कुछ तो भी कॉलेज का फेस्ट, सॉरी स्कूल का फेस्ट होता है, तो वो सुबह उठकर आते हैं, ऐसे आँख बंद करके चलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और फिर ऐसा चेहरे से मम्मी का चेहरा देखते हैं, जो कि आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। बाप मनुष्य था क्या तुम्हारा? वो बदसूरत है बाप तुम्हारा, माँ ही है ऐसा। कौन सी ऐड थी? पेयर्स। सबसे ज़्यादा पहले ऐड आती थी जॉनसन बेबी पाउडर की। ऐसा बच्चा टब में नहाते रहता था, उसकी माँ उसको ऐसा शैम्पू लगाती थी, फिर ऐसे शैम्पू का ऐसे झाग ऐसे नीचे गिरते रहता था, तो माँ ऐसे हाथ से सरकाती थी, फिर बोला जाता था माँ जाने अपने बेटे का सबसे ज़्यादा भला। बाप ने क्या पाप किए बे? बाप क्या बोला, मिर्ची डाल इसकी आंख में? कब बोला बाप ने ऐसा? बोला किसी के बाप ने ऐसा आज दिन तक? जिस दिन मेरा बेटा मुझे हरा देगा उस दिन मैं जीत जाऊंगी। बाप सोया है ना घर पे, भाग बेटा माँ के साथ भाग, मैं सोता हूं। हर बाप मतलब हर जेंट्स ऐसा जाता है, वो फ्राइड चीजें देखता है और फिर वाइफ का फोटो बताते, वाइफ ऐसे आंख दिखाती, काली माता की आंख, फिर ऐसा सफोला तेल लीजिए, रखे दिल की हिफाजत। नहीं हम तो चाहते हम 40 में मर जावे साले बीपी मरीज से। अब हो क्या रहा है, सोसाइटी में ऐसे मैसेजेस दे रहे हो आप लोग, जैसे 21 दिन में गोरापन पाइए, तो आप बोल रहे हो कि अगर आप काले हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपने ऐसा करके ऐसा ये नहीं लगाया क्या बोलते हैं इसको, परफ्यूम, तो लड़कियां नहीं आएगी। तो आप ये मैसेजेस शो करना चाहते हो। जॉनसन बेबी पर 3000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है, इसलिए अब तुम जॉनसन बेबी की कोई ऐड ही नहीं देखते हो। जॉनसन बेबी के ऊपर पेनल्टी इस चीज की लगी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर कैंसर सेल्स पाए गए ड्यू टू यूजिंग जॉनसन एंड बेबी प्रोडक्ट्स। बच्चे 2 साल 3 साल, जान दो 2 साल, महीनों के बच्चे, 6 महीने के बच्ची, यूएस में एक औरत है, उसके 6 महीने की बच्ची को कैंसर डिटेक्ट हुआ, 6 मंथ्स ओल्ड। उसने क्या ही प्रोडक्ट यूज किया होगा उसके अलावा? अबे बच्चे में तुम क्या यूज करोगे ना, वो बाहर का कचरा खाता है अपने मम्मी वजह से बोलना हाँ खा ना, और पिज्जा खा, बर्गर खा ना, वो सुबह उठ के फोन देखता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे माँ बाप को हमारे फोन से, फोन जला दूंगी एक दिन तेरा। उस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया यार, तो कैंसर कहां से आया उसको? अच्छा ना उसने कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज किए, वो तो ब्रेस्ट फीडिंग पर था, ना उसने कोई बाहर का कोई इनटेक लिया,
तो उसको कैंसर आया कहाँ से? जब टेस्ट किया, जब क्लिनिकली टेस्ट हुए, तब पता चला कि जो जॉनसन बेबी पाउडर यूज कर रहा था उससे उससे कैंसर सेल्स डिटेक्ट हुए, उस पर केस फाइल हो गया। तो प्रॉब्लम इज कि ये आप चीजें मार्केट में बेच रहे हो बट आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, आप गलत चीजें उसमें डाल के उसको बेचने के प्रोडक्ट की ट्राई कर रहे हो, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आप चीजें बेचो, सही होती है तो ही बेचो, वरना मत बेचो। जैसे तुमको मैं बता दूं, अभी गर्मी का सीजन है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन दो ही चीजों की होती है, या तो आइसक्रीम या तो बर्फ का गोला, करेक्ट? या तो आइसक्रीम या तो बर्फ का गोला। हर इसमें आइडियली हमने यूज क्या करना चाहिए? शुगर, शक्कर। बट शक्कर से भी एक सस्ती चीज आती है जिसका नाम होता है सैक्रिन। नाम सुना कभी? सैक्रिन। आप एग्जांपल ले रहा हूं, 10 किलो शक्कर न यूज करके सेम अमाउंट ऑफ स्वीटनेस ला सकते हो विथ अ सिंगल माइन्यूट ड्रॉप ऑफ सैक्रिन। इतनी शक्कर लेने की जरूरत ही नहीं है, एक ड्रॉप सैक्रिन का मोर देन इनफ है, एंड इट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। तो बहुत सारी जगहों पर आज भी शक्कर की जगह सैक्रिन यूज किया जाता है। क्यों? हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, सैक्रिन बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। कितने सारी कंट्रीज में बैन है सैक्रिन का यूज, हम यूज कर रहे हैं। इमली जो होता है कितनी कंट्रीज में बैन है, हम यूज कर रहे हैं। तो अभी वो बैन, सॉरी, इमली का सब्स्टिट्यूट फिर खजूर होता है, खजूर की मिठाई, खजूर की खटाई, वो सब आने लग गई, बट दैट इज अनदर थिंग। तो आप अपनी कॉस्ट कम करने के लिए गलत चीजें लोगों को दे रहे हो। यू शुड अवॉइड सच अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। समझ में आया लॉजिक? सर आपका ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। मैं क्यों जॉब करूं जब मैं 10 लोगों को जॉब दे सकता हूं? तो आप काम करोगे तो आप 10 लोगों को जॉब दे पाओगे, तो आपका ये भी एक मोटो रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ में सिर्फ आप ग्रो मत करो, आपके एम्प्लॉयज को भी ग्रो करवाओ। तो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी आपका एक मोटो रहेगा। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सर हमारी सोशल प्रॉब्लम जो है गरीबी, इसको हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे अमरावती में एक ऑर्गेनाइजेशन है वासा नाम से, WASA, मतलब एक्सपेक्टेड था, नहीं पता है लोगों को, नहीं बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़। तुम रास्ते में जाके देखते हो, कभी भी कोई तुमको ऐसा दिखता है कि कुत्ता है, जानवर है, गाय है, जो भी है वो जानवर, उसकी तबीयत खराब है, आप क्या करते हो? इग्नोर कर देते हो। आज के बाद से इग्नोर मत करना। वासा ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे सब जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। मतलब ये मुझे भी नहीं पता था, मैं एक दिन मेरे यहाँ से फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा, और वो नवंबर की बात होगी, एक कुत्ता था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा होगा, मतलब हार्डली 1 आध साल का कुत्ता होगा, उसकी आधी बॉडी जली हुई थी। किसी को मस्ती आई, उसने फटाका लिया, उसके आंख पे फेंक दिया, उसकी आधी बॉडी जली हुई थी। ये नीचे जो RG क्लासेस के नीचे रास्ते पे, पता नहीं अब तुमको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन एक कुत्ता है, ये यहीं पे आजू बाजू में कुछ बच्चे हैं, क्या मालूम क्या मस्ती आई उनको, तेल लिया, गरम किया, उसके आंख पर डाल दिया, उसका पूरा फेस बर्न्ट है यहाँ से। अभी यार मैंने बहुत पैसा कमाया, चलो मैंने भयानक पैसा कमाया, लेकिन मैंने ऐसा किसी की हेल्प ही नहीं किया। अभी इंसान को अगर मदद चाहिए वो भीख मांग लेगा, जानवर को मदद चाहिए वो क्या करेगा? वो वासा पे मैंने अभी देखा, 2 दिन पहले वीडियो आया था कि एक गाय थी जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही थी, तो वो रेस्क्यू करने वाले लोग वहाँ तक पहुँचे, शेगांव नाके पे थी, तो लोगों ने कंप्लेंट मतलब लोगों ने उनको इंटीमेट किया कि आप आओ, इसको देखो, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है। वो पहुँचे, उसको इलाज करे, तब तक वो मर गई। अब वो मर गई तो फिर उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, टाइम है 5 मिनट है, तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम किया तो पता चला उसके पेट में 11 किलो प्लास्टिक निकला, गाय के पेट में 11 किलो प्लास्टिक निकला। अभी प्लास्टिक हम जैसे इंसानों ने फैलाया, तो बहुत सारी कंपनीज इस टास्क को अंडरटेक किया है कि हम प्लास्टिक जो है हम उसको कलेक्ट कर देंगे और उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डाल देंगे। तो आपने अपने पैसों का यूज किया ना, इस पैसों से आपको कोई पैसा जनरेट होने वाला है, बट यू वांट टू मेक योर सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव। दिस वाज योर सोशल ऑब्जेक्टिव, टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। तो हर बिजनेस का मोटिव सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता है,
सोसाइटी को भी आपको रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि इसी सोसाइटी से तो आपने पैसा कमाया है, तो अब इनको आपको रिटर्न देना पड़ेगा थोड़ा कुछ ना कुछ। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज का कल्याण करो, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये सारे पॉइंट्स है, दीज आर योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, एक बार सिर्फ पढ़ लो कि इनकेस कुछ क्वेरी हो तो तुम पूछ सको। ईशा, खुशी, कुछ डाउट है? ओके ईशा।